अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मरी में पिछले कुछ रोज से जारी बारिश और बर्फबारी ने इंसानी अलमिये की शक्ल इख्तियार कर ली है। जिस शहर में लोग हसीन नज़ारों से लुत्फअंदोज होने और फैमिलीज के साथ छुट्टियां मनाने जाते थे, इस शहर से मौसम की शिद्दत, इंतजामिया की नाअहली और शहरियों की गफलत की वजह से कई अमवात की इतलात सामने आ रही हैं। जबकि सड़कों पर बर्फ जमा होने, बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद परेशानी का सामना है। मरी में शदीद बर्फबारी और सयाहों के रश से सानिया जन्म ले चुका है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने सर्दी के बायस दम घुटने से कम 16 अफराद की अमवात समेत 22 अफराद की अमवात की तस्दीक की है, जिनमें छोटे बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी है और कल रात तक मरी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि शदीद बर्फबारी और होटल्स में गुंजाइश ना होने की वजह से 2 रोज के लिए गलियात में भी सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मरी में इस वक्त सिविल और अस्करी इदारों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस की मजीद नफरी भी मरी भेज दी है, जबकि ISPR के मुताबिक मरी की भारी मशीनरी, आर्मी इंजीनियर्स डिवीजन और FWO ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल रात से मरी में गाड़ियों में फंसे सयाहों और मौसम की शिद्दत के खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटा दूर मरी की सड़कों पर खवातीन, बच्चों और नौजवानों की सर्दी में ठिठुरने से अमवात हुई हैं। जो तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं, इससे इसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कैसे वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ी में बैठे बैठे गोद में लेकर मौत के मुंह में चले गए और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मरी में जो कुछ हुआ, इसके मनाजर आपने देखे और ये सब किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर हुआ। ना इंतजामी मशीनरी वक्त पर पहुंची, ना फोन के सिग्नल्स थे कि बर वक्त मदद तलब की जा सके और ना ही बिजली का निज़ाम मौसर था। अहम बात यह कि मरी में पिछले 3 रोज से 32 इंच बर्फबारी और 94 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमे मौसमियात 3-4 रोज पहले बारिश और बर्फबारी से पैदा होने वाले खतरनाक सूरत हाल से आगाह भी कर चुका था, मगर इसके बावजूद 3 रोज में 1.25 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हुई और इस पूरे अरसे में हुकूमत लोगों को मरी आने से रोकने या पेशगी इंतजाम करने के बजाय सयाहों की आमद को खुशहाली की निशानी बताती रही। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 5 जनवरी को अपनी ट्वीट में कहा कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में यह इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। मगर अब जब बहरान पैदा हो चुका है, कम से कम 22 अफराद की अमवात हो चुकी है, तो अब हुकूमत इस बहरान का जिम्मेदार सयाहों को करार दे रही है और वजीर आज़म इमरान खान के बयानात जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने आज मरी सानिया की इंक्वायरी का ऐलान करते हुए सयाहों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि उन्हें सयाहों की अमवात पर धचका लगा है। मगर वजीर आज़म इमरान खान ने साथ ही ये भी कहा कि सयाहों की जानिब से मौसम की सूरत हाल चेक किए बगैर इतनी बड़ी तादाद में मरी में आ जाने की वजह से इंतजामिया मुनासिब तैयारी करने में नाकाम रही। यानी पहले सयाहों की इतनी बड़ी तादाद के मरी में दाखिले को हुकूमत अपनी माशी कामयाबी से जोड़ती रही, मगर अब ये कहा जा रहा है कि सयाहों ने मौसम क्यों चेक नहीं किया। अवाम को तो फौरन मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया गया है, लेकिन इंतजामिया की गफलत जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया है वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आज़म बताएं कि क्या ये अवाम की जिम्मेदारी थी कि वो मौसम चेक करके मरी जाते, या इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि मौसम की सूरत हाल को देखते हुए सयाहों को मरी जाने से रोकते। और अगर ट्रैफिक का रश बढ़ रहा था तो क्या ये अवाम की जिम्मेदारी थी या ये इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि उन पर पाबंदी लगाते। वजीर आज़म की तरह वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और उसमें सयाहों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दुनिया ही इतनी उमड़ आई थी, हुकूमत क्या कर सकती थी। 4 गाड़ियों में रात जो है गुलडना और बाड़ियाँ साइड में 16 लोगों की डेथ हो गई। 3 डेड बॉडीज हैं, 19-20 लोगों की शहादत है। मशीनरी आ गई है, 2-4 घंटों में खींच के निकाल देंगे और शाम तक क्लियर हो जाएगा। और देखें जी, दुनिया इतनी उमड़ आई है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ। आप हमारी अल्लाह के काम है ये। हर आदमी अभी देखें जो इस वक्त गाड़ियां मरी जाना चाह रही हैं, जो कुछ वो उन्होंने अल्दाम बचाया हुआ है, आप उसको देखें कि ये माशरा है कोई मसला कहीं खराब नहीं हुआ जी। दुनिया ही बहुत बड़ी तादाद में आ गई। मुझे जरा सुबह ही बंद कर देना चाहिए था, शायद बेहतर हो जाते हालात। शेख रशीद अवाम को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि अगर वो कल सुबह ही गाड़ियों के मरी दाखिले पर पाबंदी लगा देते तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। इससे सवाल यह है
कि अब तो हुकूमत सयाहों को मरी जाने से रोक रही है, मगर जब सूरत हाल बिगड़ने का खदशा पहले ही था तो पहले ही पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई और अब इसकी जिम्मेदारी सयाहों पर क्यों डाली जा रही है। शेख रशीद ने यह दावा भी किया है कि शाम तक सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, मगर अब तक रास्ता क्लियर नहीं हो सका है। इस अफसोसनाक साने में अब तक कम से कम 22 अफराद की जान जा चुकी है और इसकी तस्दीक खुद शेख रशीद साहब कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद के एक ASI नवीद इकबाल और उनकी 3 बेटियां और एक बेटे समेत खानदान के 8 अफराद भी शामिल थे। मरी में सयाहों की अमवात पर ऑपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इसे इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत करार देते हुए कहा है कि यह हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का आलम है कि यह ट्रैफिक इंतजाम करने के काबिल भी नहीं है। अगर सयाह इतनी बड़ी तादाद में मरीज जा रहे थे तो हुकूमत को क्यों नहीं पता चला? इंतजामिया कहाँ सोई हुई थी? पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? वजीर आजम में तो अखलाकी जुर्रत नहीं है, कम से कम इस संगीन मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार वजीर को ही बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने ऐसा इंतशार बेहिसी और नाअहली नहीं देखी, ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसका अवाम के दुखों से कोई ताल्लुक ना हो। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत पहले ही मर चुकी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सयाहों के जांबाक होने पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा है कि बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता। मरी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितने लोग अभी भी सड़कों पर फंसे हुए हैं और रास्ता कब तक क्लियर हो जाएगा, इन तमाम मामलात पर हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम में हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल मरी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़ मौजूद हैं। अरफा फिरोज़, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने तो कहा था कि शाम तक रोड जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या रोड क्लियर हो चुका है या गाड़ियाँ अभी फंसी हुई है, लोग अभी परेशान हैं? जी शहजाद, मैं इस टाइम जो वो जीका गली में मौजूद हूँ, जो 35-40 किलोमीटर दूर जो है वो इस्लामाबाद से ये वाक़े है। और लोअर टोपा से जो है वो ट्रैफिक जो है वो दोपहर को जो है तकरीबन बिल्कुल जो है बंद हो गई थी। उसके बाद जो हम लोग जो है लोअर टोपा से जो है पैदल इस जीका गली तक आए हैं। जीका गली से तकरीबन जो है वो 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है वो कलडन्ना का इलाका है, जहाँ ये अमवात जो हुई थी रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो है वो 21 अमवात हुई थी और उससे 3 से 4 किलोमीटर दूर हम लोग मौजूद हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जीका गली में। यहाँ के हालात के बारे में आपको बताए चलें तो ट्रैफिक जो है वो कुछ हद तक जो है यहाँ जो है उसकी जो है वो रवाना जो है यहाँ से शुरू हुई है, थोड़ा सा यहाँ से हिलना शुरू हुई है। ट्रैफिक जो बूरबन का जो रूट है इस्लामाबाद की जानिब जाते हुए लोअर टोपा से होते हुए, वो जो है इस टाइम मतलब उसे कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। लेकिन जो कलडना से जो निकलता है ये इलाका जीका गली से होते हुए लोअर टोपा की तरफ, ये जो है इस टाइम अभी तक जैम है। यहाँ जो मुख्तलिफ जो यहाँ फैमिलीज़ है वो यहाँ फंसी हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खाकान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ जो है वो काफ़ी जो है वो काम भी हो रहा है। अफवाज पाकिस्तान के यहाँ जवान थे वो भी यहाँ मौजूद थे और काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रेन है और जो यहाँ जीका गली में इस टाइम जो है वो बिल्कुल लाइव जो है आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से वो बर्फ़ का हटाने का जो है वो काम शुरू कर रहे हैं और यहाँ से वो कोशिश जारी है, क्योंकि बूरबन का इलाका जो साथ है वो तो क्लियर काफ़ी हद तक हो गया है। लेकिन जो जीका गली जो मेन है, जो कलडना से होता हुआ जीका गली तक आता है, ये जो है अब रास्ता जो है वो शुरू हुआ है अब क्लियर होना। जी अच्छा आरफा, ये बताइएगा क्योंकि आप पूरा दिन वहीं पे मौजूद रहे, आपकी बहुत सारे लोगों से बात हुई है। कल जब लोग यहाँ पर आ रहे थे, ट्रैफिक जमा हो रहा था, ये बात तो 2 दिन पहले ही वजीर इत्तलात कर चुके थे कि लाखों गाड़ियाँ वहाँ जा चुकी हैं, 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जा चुकी हैं। तो क्या इंतज़ामिया ने रोका नहीं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है या बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ने का खदशा है, स्टॉर्म आने का खदशा है तो आप ना जाएँ? किसी ने आपसे ये कहा कि इंतज़ामिया ने कुछ रोकने की कोशिश की या कम से कम खबरदार किया कि हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, हम लोग जब इस्लामाबाद से हम लोग इधर की तरफ आ रहे थे तो 12 कहू से होते हुए जो है मरी की तरफ आता है रास्ता। लेकिन 12 कहू में जब ये ऐलान हो गया था कल गुज़श्ता रोज़ के मरी की तरफ जाने वाले इस्लामाबाद से जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी 12 कहू में जो हमें काफ़ी आवाम नज़र आई जो मरी की तरफ जो है वो तब भी जाना चाह रही थी और एमरजेंसी जो है नाफिज हो गई थी। फिर भी लेकिन जो फैमिलीज़ हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो असातिज़ा थे, मतलब मेच्योरिटी का जो इससे आप लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तब भी जो है वो चाह रहे थे कि हमें पता है कि
ये सब कुछ हुआ है, एक हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग मरी की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। लेकिन वहाँ जो है वो सील करके बंद करके जो है वो जो रेंजर्स थे उन्होंने जो है वहाँ बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ से इस्लामाबाद से मरी की तरफ तो लोग नहीं आ पाए, लेकिन अब जो मेन जो है वो यहाँ से मरी से जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लोगों को जो यहाँ जो रेस्क्यू करके जो यहाँ सयाह है उनको वापस रवाना करना जो है वो मेन काम है। और आरफा, क्या आप बता सकते हैं, अगर आपकी वहाँ पे इंतजामिया से बात हुई हो, कि इस वक्त मरी में कितने लोग मौजूद हैं और सड़कों पे कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं? क्योंकि शेख साहब ने कहा था 100-200 गाड़ियों का मसला रह गया, वो हल हो जाएगा। देखें, जो भूरबन से जो मरीज जो भूरबन का इलाका है वहाँ से। अच्छा आरफा, कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ मैं दोबारा आऊँगा। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कहा था कि शाम तक जो है मामला हल हो जाएगा, लेकिन हमारे नुमाइंदे वहाँ पर है, वो कह रहे हैं अभी भी मसला है। जीका गली पे भी बर्फ़ हटाने का काम तो जारी है, लेकिन लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कब तक सूरत हाल जीका गली कोडलना में मुकम्मल तौर पर बेहतर हो जाएगी? शहजाद साहब, गुलडना, बाड़ियाँ, खैरा गली, बांसा गली, नथिया गली, ये सारे घंटे 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। गुलडना और बाड़िया में प्रॉब्लम है, वहाँ कटर लगे हुए हैं। वहाँ बाकी इस्लामाबाद पिंडी क्लियर है। तमाम गाड़ियों को चेक कर लिया जो फंसी हुई हैं, किसी गाड़ी में कोई बंदा नहीं है। और हमें मजबूरन सुबह मुझे रेंजर्स तलब करनी पड़ी, क्योंकि लोग जो हैं सुबह जब हम सुबह हम 2:45 बजे आए, सुबह जा रहे थे तो सैकड़ों गाड़ियां और सैकड़ों नौजवान बजिद थे मरी जाने के लिए, और वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, पुलिस को गले पड़ रहे थे। और पुलिस आजकल लड़ने के लिए हजूम के साथ तैयार ही नहीं है। फिर वहाँ रेंजर्स को तलब करना पड़ा। अब रेंजर्स, FC, ट्रिपल ब्रिगेड और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब की वो मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला मैं 1.5 घंटे तक, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं ये रास्ता खुलेगा तो मैं इस्लामाबाद निकल पड़ूंगा। शेख साहब, यकीनन अवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हुकूमत पाबंदी लगा रही है कि हालात ख़राब हो रहे हैं, आप वहाँ पे ना जाएं, तो उनको सुननी चाहिए बात। लेकिन शेख साहब, क्या वजह है कि जब आपको 2 दिन पहले पता था, इनफैक्ट 5 तारीख को वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि लाख गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, तो लोगों को पता था रश होगा, बर्फ़ होनी है, वेदर रिपोर्ट भी यही थी कि बर्फबारी हद से ज़्यादा होगी, तो क्या वजह है कि इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई? इंतज़ामिया ने लोगों को पहले रोकने की कोशिश नहीं की, और अगर ये करते तो शायद ये सानिया ना होता जिसमें 22 लोगों की जान गई है। शहजाद, मैंने पिंडी इस्लामाबाद तो बंद कर दिया, मेरी गलती है, मुझे उस तरफ का ख्याल नहीं आया KPK का। मैं एतराफ़ करता हूँ, अगर मैं कल KPK की तरफ भी बंद कर देता तो शायद ये सानिया ना पेश आता। लोगों का इतना बड़ा जमे गफीर और लोगों का इतनी बड़ी इस तरफ रवानगी जो है, इसका तस्वर नहीं किया जा सकता। मैंने सारी जवानी गॉर्डन कॉलेज में, सियासत गॉर्डन कॉलेज की मरी से शुरू होती थी, और कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई कि लोगों ने इतना किराए बढ़ाए हो। वहाँ के लोग मिलनसार थे उस वक्त हमारी जवानी के बाद। अब जो सूरत हाल बनी है, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो कमरों के किराए ज्यादा हैं, वो उस तरफ का रुख करते हैं। और पुलिस में जो है, अगर सुबह मैं रेंजर्स तलब ना करता तो ये सारे लोग भी, सारी गाड़ियां दोबारा मरी की तरफ, यानी इतना बड़ा, यानी ना 2 तरफ हमने नीचे उतारा है। रात हम सुबह 2:45 बजे वहां से आए हैं, और सुबह 2:45 बजे आने के बावजूद फिर भी 2:45 बजे लोग मरी की तरफ निकल चुके थे। फिर सुबह 10 बजे रेंजर्स को तलब किया है कि ब्लॉक किया, रास्ते रोके हैं मरी, फिर पैदल को रोका है, लोग पैदल चल पड़े हैं उस तरफ। अब इस कौम को भी अल्लाह ताला, मेरी रिक्वेस्ट है कौम से कि लोग कौमी जिम्मेदारी का सबूत दें, और इंशाअल्लाह ताला अभी 1.5 घंटे में वापस आऊंगा गुलडना, और उसका इंतजार है कि वो खुल जाए। साहब, आप समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो अवाम की थी, गफलत अवाम की थी, इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो खबरदार करें कि मौसम की क्या सूरत हाल है, रश बढ़ चुका है, लोगों को पहले रोका जा सकता था, जो अक्सर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे पे रोका जाता है, एक्सप्रेस वे पे, कि आप ना जाएं, रश बढ़ चुका है। शहजाद, नेशनल मोटरवे पे और एक्सप्रेस की सूरत हाल का आप मुआवजा नहीं कर सकते मरी की रोड से और हालात से। अब मैं आपको अगर ये कहूं कि लोगों ने ऐसा समझ लिया कि सारी दुनिया ही मरी चल पड़ी, और कोई अच्छी बात तो नहीं है कि पुलिस जो है, पुलिस के साथ सुबह लोग उलझें और फिर रेंजर्स और FC तलब करनी पड़े। और वहां जाके हमने तकरीबन अल्लाह के फजल व करम से कोई सारी गाड़ियां चेक कर ली हैं, और 1-1.5 घंटे में गुलडना बाड़ियां खुल गया तो इनको KP की तरफ निकल जाएगा, और सुबह इंशाअल्लाह ताला हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब होंगे।
शेख साहब, 3 रोज़ पहले फवाद चौधरी साहब ने जब कहा कि 1 लाख गाड़ियां मरी पहुंच चुकी हैं, तो वो बताना चाह रहे थे कि माशी खुशहाली कितनी ज़्यादा है। ये रश इस बात का सबूत है कि एक आम आदमी मरी में जाता है, पैसा खर्च करता है, होटल में ठहरता है, खाना पीना करता है वहाँ पर। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म का ट्वीट आया, लोग सोच रहे थे कि वज़ीर आज़म है, मरहम रखेंगे, इतना बड़ा सानिया हुआ है, तो वज़ीर आज़म ने तो इसकी जिम्मेदारी अवाम पर डाल दी कि वो मौसम चेक किए बगैर ही मरी पहुंच गए, और वो कह रहे हैं मैं रिपोर्ट तलब करूंगा। तो क्या अवाम जिम्मेदार है जिनको मौसम चेक करके जाना चाहिए था? वही अवाम जिनको आप कह रहे थे ये खुशहाली का सबूत है कि मरी पहुंच गए ये लोग? देखें, ये बहुत लंबी तफसील हो जाएगी शहजाद, और लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ गाड़ी साइड पे लगा दें, होटल का किराया दे नहीं सकते। इतनी बर्फबारी हुई कि महकमा मौसमियात की तरफ किसी की नजर ही नहीं गई कि भी ये तबाही और बर्बादी हो सकेगी। 2:45 बजे सुबह आज जब हम आए तो हमारे ख्याल में हालात नॉर्मल में थे। जब हम सुबह 10 बजे दोबारा गए हैं तो लोगों की बड़ी तादाद फिर मरी की तरफ जा रही थी। फिर हमें रुकावटें खड़ी करनी पड़ी, फिर हमें बाराकाऊ और 17 मीर और सब यही रुकावटें आपके ख्याल में पहले नहीं खड़ी की जा सकती थी? क्योंकि जब पता था रश हो रहा है, मौसम खराब हो सकता है, ये रुकावटें पहले खड़ी कर देते। अवाम क्या करते? पुलिस को परेशान करते, शायद वहां पे कोई तल कलामी होती, लेकिन इंसानी जाने तो ना जाती ना। फिर ये इंसानी जाने वाकई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। ये गुलडना और गलियात और उस तरफ वाकया हुआ, मरी तकरीबन ठीक था, मरी के इलाके में ऐसे मामलात नहीं हुए। ये गलडना, बाड़ियां और उस इलाके में बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी और हमें KPK की तरफ कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था। इसमें मैं अपनी गलती और क्योंकि मरी तो पंजाब में आता है, वहां पे भी आपकी हुकूमत है। क्या वजीर आजम जो कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट तलब की है, क्या वहां पर किसी जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर है, कौन जिम्मेदार है जिसने देखा कि लोग जो है वो उमड़ आए हैं, पूरी दुनिया उमड़ आई है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा लोगों को आने से? ये तो तहकीकात में फैसला होगा। बाकी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। अवाम का इतना जमे गफीर इस तरफ रुख करेगा ऐसा नहीं सोचा था। अब प्राइम मिनिस्टर की जो इंक्वायरी होगी उसमें साबित होगा कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है। वजीर आजम तो चाहते हैं कि टूरिज्म भी जो है वो बढ़े। अब पता नहीं जो लोग बर्फबारी देखने जाते हैं हर साल, उनमें हौसला भी होगा। जो मनाजिर हमने देखे, जो वीडियोस देखी, उसके बाद क्या वो हौसला भी कर सकेंगे कि अपनी फैमिली को लेकर जाएं और बर्फ़ एंजॉय करें? इससे यकीनन जानी नुकसान भी हुआ है, शायद आने वाले वक्त में माली नुकसान भी हो। तो क्या कोई सबक हासिल किया है? कोई अगली मरतबा बेहतर लाएअमल होगा? क्या कोई लर्निंग है हमारी इस वाक़े से? हम पे जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर इंतजाम करें। लोगों को तो समझा के थक गए हूँ, और छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम अगले साल के लिए या अगले वक्तों के लिए अभी से मनसूबा बंदी करी, 2-3 नए मरी के शहर आबाद करें। कोई बरूरी में जब मैं कॉलेज में था तो एक टेंट सिटी बन रही थी, उसको देखें, कोई और जगह देखें। इतनी बड़ी मखलूक खुदा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, तहम्मुल से आपने हमारी बात सुनी। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। बेहतर होता वज़ीर आज़म साहब भी जब इस हवाले से ट्वीट कर रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि उनको बहुत दुख हुआ है कि इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन साथ में बेहतर होता कि वो ब्लेम ना करते कि अवाम वहाँ पर पहुँच गई जिन्होंने मौसम चेक नहीं किया। ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि वो मौसम चेक करते। मौसम ख़तरनाक होता तो लोगों को ख़बरदार किया जाता। ट्रैफिक हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, रश हद से ज़्यादा बढ़ गया था, तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि वो ख़बरदार करते। बहरहाल आपका शुक्रिया, तामुल से आपने सवालात भी सुने और जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट की इसकी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क में खाद के बहरान के बायस अगले साल गंदम समेत दीगर अहम अजनास का शदीद बहरान आने का खदशा है। ये वो मसला है जिस पर हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल बात करते रहे, मगर हुकूमत मुसलसल मामलात की संगीनी का एतराफ़ करने से इनकार कर रही है। पिछले कुछ महीनों से मुल्क में खाद नायाब होती जा रही है। किसान मुसलसल खाद ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुल्क में इस वक्त खाद का शदीद बहरान है। मार्केट में वैसे तो यूरिया की सरकारी कीमत 1768 रुपये है, मगर ब्लैक में इस वक्त यूरिया 2500 रुपये फी बैग मिल रहा है। और इसी तरीके से जो डैप की कीमत है वो 9 से 10,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। और इस कीमत पर भी 2 बोरी खाद लेने के लिए किसान को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ हुकूमत बहरान का एतराफ़ करने से मुसलसल इनकारी है। हुकूमत का दावा है कि मुल्क में खाद की किल्लत का कोई मसला नहीं है। 2021 में यूरिया की तारीखी पैदावार हुई और इस वक्त भी 25,000 टन यौमिया यूरिया बन रहा है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कल किसानों को यकीन दहानी भी करवाई है कि आप फिक्र ना करें, यूरिया की कोई किल्लत नहीं होगी। मगर साथ ही उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सिंध से अफगानिस्तान यूरिया स्मगल हो रही है। दुनिया के अंदर यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है और पाकिस्तान के अंदर ये 1800
रुपए की कीमत पे बिक रही है। कीमतों की इतने ज्यादा फर्क की वजह से प्रेशर है। स्मगलिंग के ऊपर भी भरपूर नजर रखी हुई है। ये जो खाद जो चमन से पकड़ी गई है, ये भी गोटखी के एक फ्लोर मिल के अंदर से रवाना हुई है, जो चमन गई है स्मगलिंग के लिए। मुल्क का दर्द रखें, किसान का दर्द रखें। सिंध हुकूमत 4,40,000 बोरी यौमिया की बुनियाद पर जनवरी के अंदर दी जाएगी। चीन ने हुकूमती जराए के थ्रू 20 लाख बोरी यूरिया पाकिस्तान को देने का फैसला किया है और वो यूरिया पोर्ट पर आ गई है। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार दावा कर रहे थे कि मुल्क में खाद की किल्लत हो ही नहीं सकती, मगर आलमी मार्केट में कीमत ज्यादा होने की वजह से स्मगलिंग के मसाइल का सामना है। इसके अलावा वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में यूरिया की किल्लत का कोई मसला नहीं है। 2021 में भी यूरिया खाद की तारीखी पैदावार हुई है। मगर अहम बात यह कि हुकूमत मुल्क में खाद की तारीखी पैदावार का दावा तो कर रही है, लेकिन पिछले माह खाद की सेल में शदीद कमी आई है। नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2021 में यूरिया की सेल 558,000 टन रही, जबकि दिसंबर 2020 में यूरिया की सेल 881,000 टन थी। यानी पिछले साल के मुकाबले में इसकी सेल में 283,000 टन की यानी कि 32% की कमी आई है। इसी तरह पिछले माह दिसंबर में डैप की सेल में भी 43% की कमी के खदशे का इजहार किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क में यूरिया की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो फिर इसकी सेल में कमी क्यों आ रही है? यही वो मसला है जिसका हम अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे। पिछले साल 3 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में किसान इत्तेहाद के 2 बड़े रहनुमाओं ने इस मसले की निशानदेही की थी और ये कहा था कि यूरिया और डैप की कीमतों में शदीद इजाफा हो रहा है, मगर इस रेट पर भी खाद नहीं मिल रही और अगर ये मसला जारी रहा तो अगले साल अजनास की पैदावार में कमी हो सकती है। कहाँ किसान को सब्सिडी मिली खाद में? 9,000 रुपए की DAP है, 2,400 रुपए की यूरिया है। इस रेट पे भी खाद नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक बोरी भी मार्केट में नहीं है। साबित कर दे हुकूमत, साबित कर दे, कोई साबित कर दे। आटे का बहरान इस कदर आएगा आइंदा फसल के बाद। कब से ये मसला है अनवर अली साहब? ये 2 महीने हो गया यूरिया शार्ट। लेकिन अगला साल हमें कुछ मुश्किल नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से। इंटरनेशनली यूरिया जब बहुत महंगा हो गया, पाकिस्तान में तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी इसका रेट जो कंट्रोल रेट है 1768 रुपए। इंटरनेशनली अगर बाहर चले जाए तो इसकी प्राइस चलेगी 10,000 पर बैग पे। इतना बड़ा फर्क है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये कुछ स्मगल भी हुआ है। हुकूमत को चाहिए वो भी कंट्रोल करे। तो हम अपने प्रोग्राम में इस मसले पे पहले बात करते रहे, लेकिन हुकूमत कहती है कि यूरिया की शॉर्टेज हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद चाइना से 1.5 लाख टन यूरिया इंपोर्ट की जा रही है। इस मामले पे हम बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब माहिर अजनास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत कहती है कि यूरिया की शॉर्टेज तो हो ही नहीं सकती। हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी किसान तंग है, परेशान है, कह रहा है कि हमें यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद हमें नहीं मिल रही है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो मुश्किल से 2 बोरी मिलती है। क्या यही समझा जाए कि शुगर की तरह, गंदम की तरह जो यूरिया है उसकी भी होर्डिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है बड़े पैमाने पर? जी शहजाद, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर दोबारा एक प्रोग्राम किया। और मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि पूरे हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है टोटली ज़राई उसके ऊपर चलती है कि ज़राअत हमारी बेहतर होगी तो हमारी इकॉनमी का पहिया आगे बढ़ता है। जो क्राइसिस आपने देखे गुज़श्ता 4 सालों में, उसमें कभी आपको शुगर का क्राइसिस आ रहा है, कभी आपको क्राइसिस में उसका वीट और आटे का आ गया, कभी गैस का आ गया, और अब जो खाद का जो बहरान है ये तकरीबन सितंबर से इसके इंडिकेशन आना शुरू हो गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी बढ़ गई थी। और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको पता है कि जो डीलर इसके साथ मुंसलिक होते हैं, ये पूरा एक नेटवर्क है। पंजाब में भी डीलर होते हैं, सिंध में भी डीलर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस वक्त जो अफेक्ट कर रहा है वो पंजाब के किसान को कर रहा है कि जो यूरिया की प्राइस थी वो 1768 से 1788 रुपए की फिक्स प्राइस होती थी, उसमें एकदम से इतना इंक्रीज आया कि 2550 तक की बोरी चली गई। इसी तरह से DAP जो बड़ी इंपॉर्टेंट खाद होती है, जो फर्टिलाइज़र इसके लिए वीट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, उसकी प्राइस कोई 9,000 से भी ऊपर चली गई है। मसला ये है कि हुकूमत जब भी कोई बहरान आता है और उसको जब हाईलाइट किया जाता है तो उसके सबसे पहले तो वज़ीर और जितने तर्जुमान हैं वो सबसे पहले तो आपस में एक उसको डिफेंड करने पर आ जाते हैं और रियलाइज़ नहीं करते कि इशू कितना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। आज इस वक्त पोजीशन
बनी हुई है कि वीट के लिए सोइंग जो है वो आपको पता है कि राइस की हार्वेस्टिंग के बाद पंजाब में स्टार्ट होती है। सिंध में तो तकरीबन बहुत सारी इसमें सोइंग हो चुकी है, लेकिन वहाँ जो है ग्रोअर को खाद नहीं मिल रही है। और पहले ये दावे होते थे कि हमारे पास स्टॉक्स भी पड़े हुए हैं, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक्स में एकदम से कमी हुई। और अब 11th आवर पे जो प्लान किया जा रहा है कि चाइना से इंपोर्ट करेंगे, तो क्या इससे जो है एक इतना डिले एक्शन, तो उस वक्त जब आपको पता चल गया था सितंबर में, तो उसको खाम में पॉलिटिकली उसको रेजिस्ट करने की बजाय उस वक्त प्लानिंग की जाती। तो आज हमारे जो किसान जो है, जिनका सबसे बड़ा जो जरिया इनकम का जो है वो इनकी ये 4 कैश क्रॉप्स होती हैं, और उसमें वीट एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसमें काफ़ी सोइंग होती रही है। और उसमें जब उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर वो कोशिश करेगा कि खाद कम से कम डाले, और जब खाद कम डालेगा तो फिर आपकी प्रोडक्शन कम होगी। तो पॉसिबल है कि इससे जो है आपको एक आइंदा दिनों में वीट का एक क्राइसिस भी आ सकता है। आपकी अभी जो मौजूदा जो बताया कि जो दिसंबर के नंबर है उसमें भी नजर आ रहा है कि जो सेल्स हैं पिछले 2020 दिसंबर के मुकाबले में उसमें खातिर कमी नजर आई है, 32% की कमी नजर आई है यूरिया की सेल्स में। जी, कितना कौन कौन सी अजनास और किस हद तक मुतासर हो सकती हैं शम्स साहब? देखो ना, ये जो कमी जो आपको नजर आ रही है इसी वजह से वो ये कि उसकी बाइंग पावर नहीं है। हर शख्स की एक लिमिट होती है कि उसको पर एकड़ कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे वो करेगा, उसके जराए क्या है। ये पूरे खाद पे उधार पे लेते हैं, पेस्टिसाइड उधार पे लिए जाती है। जब उनके मीन से बाहर हो जाता है तो फिर वो नहीं करते। अब बहुत से किसानों से मेरी जो हमारे एग्रीकल्चर में कमोडिटीज में लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो भी कह रहे हैं कि अब हम डीएपी जो हमारी अब खरीद से बिल्कुल बाहर हो गए। जो प्रोग्रेसिव फार्मर थे उन्होंने भी अल्टरनेटिव उसका दूसरी खाद पे गए सस्ती पे। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि आपकी प्रोडक्शन भी कम हो सकती है। और दूसरा, एक तरफ आप दावे करते हैं कि जी हमने मुल्क की जो है ज़राअत को ऊपर लेके आना है, हमने ग्रोअर्स को फायदा पहुंचाना है, और उसके साथ ही आपका एडवर्स डिसीजन ये हो जाता है कि एक तरफ आप कभी इसमें हुकूमत क्या करे? हुकूमत एक तरफ तो चाइना से इंपोर्ट कर रही है, कह रहे हैं कि 1.5 लाख टन हम इंपोर्ट करेंगे, और दूसरा अब ये स्मगलिंग रोकना पड़ेगा। जो मसला हमने चीनी और गंदम में पहले देखा था कि होर्डिंग होती है और हुकूमत पता नहीं लगा सकती कि कौन ये कर रहा है, इसी पे क्रैकडाउन करना पड़ेगा। यही हल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हल? देखें जी, आपके पास हल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब अगर आपके एक कनाइवेंस हो, एक आपका एक कनेक्शन हो जाए डीलर्स का उन वेल कनेक्टेड लोगों के साथ, तो फिर वो ये बहरान क्रिएट करते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो ब्लैक मार्केट में उसको ज़्यादा चोरी छुपे कीमत में बेचा है तो उसका फ़ायदा हुआ है। तो हुकूमत के पास तो अब ये है कि अभी आप देखें, इस वक्त आप खाद के जितने भी कारखाने हैं उनको आप गैस की सप्लाई कर रहे हो, हालांकि उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। टेक्सटाइल का आपका सफ़र कर रहा है। आपको चाहिए था कि जो एक ऐसा प्लान कराएं कि आप जो खाद के जो बनाने वाले हैं वो तकरीबन नवंबर दिसंबर में, जिस वक्त आपकी क्राइसिस आता है गैस का, उस वक्त उनकी मेंटेनेंस का काम किया करें, ताकि सर्दियों में मेंटेनेंस कर लें। और आपको इंपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर के तरीके करें। ये गवर्नमेंट जो अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया है, कभी वो शुगर इंपोर्ट करती है, कभी वीट, और अब खाद की इंपोर्ट कर रही है। टीसीपी ने किया। शुक्रिया। पहले हमने गंदम में देखा, उससे पहले शुगर में देखा, यही मसाइल आए थे, होर्डिंग के मसाइल, स्मगलिंग के मसाइल। अब क्योंकि कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ चुकी है खाद की, तो दोबारा स्मगलिंग के इश्यूज आ रहे हैं। और कल कहा है फुसैन बख्तियार साहब ने कि अफगानिस्तान में स्मगल हो रही है यूरिया। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद कोर्ट केसेस के हवाले से बात करेंगे। तशवीशनाक हद तक केसेस बढ़े, बिलखसूस कराची में, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव केसेस की शरह है उसमें भी तेजी से इजाफा हो रहा है। चंद रोज पहले पाकिस्तान में जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 1% तक थी, लेकिन अब मुल्क के बड़े शहरों में जो पॉजिटिविटी है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, और ओमिक्रॉन इसकी बड़ी वजह है। कराची में जो परसेंटेज है पॉजिटिव केसेस की वो 11% से तजावुज कर चुकी है। सिंध में 4% से ज्यादा है। लाहौर में तकरीबन 4% जो है पॉजिटिविटी रेट है, और पंजाब में भी जो शरह है पॉजिटिविटी केस की वो 4% के करीब है। सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या इकदाम लेने जा रही है, क्योंकि अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद पार्शल लॉकडाउन की तरफ और पाबंदियों की तरफ जाना पड़े। इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जरा बताइएगा कि जो केसेस में इजाफा हो रहा है, 5वीं लहर अब यकीनन आ चुकी है, कराची में 11% से ज्यादा केसेस हैं, क्या सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि पार्शल लॉकडाउन या लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या कम से कम कुछ पाबंदियां इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई, सिंध हुकूमत ने बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर किया, और जो बर वक्त फैसले करने की ज़रूरत थे वो फैसले सिंध हुकूमत ने किए।
तो जैसे ये 5वीं लहर की खबरें गर्दिश होना शुरू हुई तो वजीर आला सिंध ने डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके अंदर बड़ा क्लोजली सिचुएशन को असेस करने की कोशिश की गई कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितनी खतरनाक सिचुएशन है, वैक्सीनेशन की क्या प्रोग्रेस है। तो जो अभी तक की हमारे पास सूरत हाल है कि ये नए वेरिएंट की वजह से केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और कराची जो कि तकरीबन कोई 1% से कम पॉजिटिविटी रेशो था, वो बढ़ के पिछले 24 घंटों में 12.25% तक पहुंचा है और अंदरूने सिंध तकरीबन कोई 4.4% की परसेंटेज है। तो इसका फैलाव तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है वो ये कि हॉस्पिटलाइजेशन हमारी एज सच बढ़ नहीं रही। जो नंबर ऑफ सीरियस या क्रिटिकल पेशेंट्स है उसमें इजाफा नहीं हुआ और अभी तक की जो लेटेस्ट पोजीशन है सूबा सिंध के अंदर, पूरे सूबे में कोई गालिबन 11 पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं और 58 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, जो ये शो करता है कि गो के नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स खतरनाक हद तक नहीं बढ़ रहे, उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो हम अभी भी चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई हम सख्ती करें, कोई पाबंदी की तरफ जाएं, लेकिन इस स्प्रेड को रोकने के लिए थोड़ा शहरियों को हमारी मदद करने की ज़रूरत है और उसमें अगर शहरी अपना मास्क वगैरह पहनेंगे, समाजी फासला इख्तियार करेंगे और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएंगे तो हमारे लिए बहैसियत हुकूमत और ज़्यादा आसानी होगी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। ये जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती हैं कि सिंध हुकूमत ने कोई लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है, कोई पार्शियल लॉकडाउन लगा दिया है, मैं इसकी तरदीद करना चाहूँगा। इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बजाय इसकी कि वो पैनिक में आए, जब कभी भी कोई फैसला सिंध हुकूमत को करना होता है तो मैं बहैसियत तर्जुमान या हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं वो आके पब्लिक के साथ बात करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्प्रेड तेजी से फैल रहा है लेकिन नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं फैल रही, तो हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और अभी फिलहाल हमने कोई सख्त फैसला करने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन लोगों से यही इल्तमास है, ये गुजारिश है और आप मीडिया के तवज्जुह से कि लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। मास्क लोगों ने पहनना छोड़ दिया है अपनी समाजी महफिलों में, तकारीब में। अगर मास्क पहने और समाजी फासला इख्तियार करें तो मैं समझता हूँ हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब लाजमी है कि शहरी मास्क पहने, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई सख्त फैसला नहीं करने का फैसला किया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मेजॉरिटी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं, जो नया वेरिएंट है? जी, इस वक्त जो फैलाव की एक असल वजह है, जिस तरह अगर आप पिछले 10 दिन का मवाजना कर लें तो 10 दिन पहले कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो था वो कोई 1 से 1.5% था और 10-12 रोज में ये बढ़ के तकरीबन पौने 12% पर पहुंचा है। और इसी तरह बाकी शहरों में भी पाकिस्तान भर में जहां जहां ये बढ़ रहा है, ये शो यही कर रहा है कि ओमिक्रॉन है। कुछ हमने जेरोम स्टडी कुछ केसेस की कराई थी और उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट पोर्शन था वो यही ओमिक्रॉन वेरिएंट का था। बट मैं समझता हूँ वेरिएंट कोई भी हो, हमें अपनी एहतियात उसी तरीके से करने की जरूरत है और जो डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको मास्क पहनना है और वैक्सीनेट कराना है, अगर इन दोनों चीजों को हम लोग यकीनी बना लें तो मैं समझता हूँ वी विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इंशाल्लाह। सही। और आप कह रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये सामने आया है कि ओमिक्रॉन के काफी ज्यादा केसेस है, लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, ये एक पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल, अभी तक की ग्राउंड रियलिटी में अभी कुछ देर पहले नंबर्स चेक कर रहा था, पूरे सिंध के अंदर वेंटिलेटर पर 11 पेशेंट्स हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर 58 पेशेंट्स हैं। तो ग्राउंड रियलिटी है कि अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड और पेशेंट्स उस तरीके से क्रिटिकल नहीं हो रहे। लेकिन शहजाद साहब, वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट। ये ना हो कि कभी भी खुदा ना खासा सिचुएशन खराब हो, तो हमें एहतियात को मद्देनजर रखते हुए मास्क पहने, वैक्सीनेट करें और अगर हम अपनी गैर जरूरी तौर पर चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम अवॉइड कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिव अंदाज से इस वेरिएंट के फैलाव को रोकने में कामयाब होंगे। सही। मुर्तज़ा साहब, एक और इशू पे बात करनी थी, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को भी खुसरो बख्तियार साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो स्मगल हो रही है यूरिया पाकिस्तान से वो सिंध से ज्यादा हो रही है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमाद अजहर साहब भी साथ मौजूद थे और यही उन्होंने कहा है कि हमने एक पोर्टल डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने, जो कि देखते हैं कि कहां कहां यूरिया जा रही है और उससे वो ट्रैक कर रहे हैं कि पंजाब में 88% जो मूवमेंट है यूरिया की उसको वो मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सिंध में ऐसा नहीं हो रहा है और वो कह रहे हैं कि सिंध के जरिए ही अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो क्या वजह है सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रही?
शहजाद, मुझे नहीं पता था कि सिंध का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से मिलता है। ये कौन लोग हैं, इनकी मंतक समझ नहीं आती। बॉर्डर्स को कौन कंट्रोल करता है? कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है बॉर्डर को? अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या सिंध पुलिस बैठी है, सिंध हुकूमत बैठी है? क्या सिंध का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है? हमारे सूबे के बाद पंजाब भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है, खैबर पख्तूनख्वा भी आता है। तो अगर इनका इल्जाम दुरुस्त है तो इनकी कनाइवेंस के बगैर तो ये चीज हो नहीं सकती है। उन्होंने कल ये बताया है, जैसे उन्होंने कहा कि चमन बॉर्डर से कुछ यूरिया बैग्स बरामद हुए, जो कि पता चला कि गोटकी की एक फ्लावर मिल से होल्ड किए गए थे और वहां से स्मगल हो रहे थे। तो मतलब इसका मतलब जो बलूचिस्तान बॉर्डर पे इनकी इन्फोर्समेंट है वो काम नहीं कर रही। ऑल द वे चमन तक कैसी चीजें पहुंची हैं? ये हर चीज का इल्जाम सिंध हुकूमत पर लगाना छोड़ दें। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभानी चाहिए। इनके जो अपने काम है वो लोग काम कर नहीं पाते और हर चीज का इल्जाम या तो माजी की हुकूमतों के ऊपर लगाते हैं या सिंध हुकूमत के ऊपर लगाते हैं। इनके जो अपने काम है, अगर ये सही तरीके से कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अवॉइड करें, मीडिया टॉक्स को अवॉइड करें, अपना काम कर लें, तो इस मुल्क में गैस भी सही टाइम पर इंपोर्ट हो जाएगी, इसकी इंपोर्ट बिल को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट चूंकि इनका फोकस इल्जाम तराशी है, इनका फोकस बयानबाजी है, तो हर चीज का जिम्मा चूंकि दूसरों के ऊपर डालते हैं तो कभी इंट्रोस्पेक्शन अपने बारे में कर नहीं पाते। मुर्तजा साहब, यकीनन वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि क्या होर्डिंग हो रही है और क्या स्मगलिंग हो रही है। उन्होंने तो देखना है, लेकिन सिंध हुकूमत अपने तौर पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों ने देखा है कि क्या यूरिया की स्मगलिंग सिंध के जरिए भी हो रही है, क्या होर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही। सिंध हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है ना अपने मिल्स में चेक करना। शहजाद, मैं गुजारिश ये करूंगा कि बजाय इसके इस तरह के वफाकी वुज़रा बयानबाजी करें, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिख दें और बता दें कि इस तरह के शवाहिद कैसे मिलेंगे, सारी यूरिया सिंध की स्मगल हो रही है, तो हमारे लिए आसानी होगी चीजों को ट्रैक डाउन करना। क्या बात करें आप? कह रहे हैं कि अभी तक चीफ सेक्रेटरी को कुछ खत नहीं लिखा गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा 25 नवंबर को भी यही बात की थी खुसरो बख्तियार साहब ने। शहजाद, मैं तो कह रहा हूं ना आपको कि अगर कोई दस्तावेजात है तो हमारे साथ शेयर कर लें। आपको याद होगा आपके टीवी चैनल के ऊपर एक जमाने में हम्माद अजहर साहब आके कहते थे कि इस मुल्क में गैस की क्राइसिस सिंध हुकूमत की वजह से, बिकॉज सिंध गवर्नमेंट हमें एक गैस पाइपलाइन डालने की इजाजत नहीं राइट ऑफ वे नहीं दे। आज उस राइट ऑफ वे को दिए हुए गालिबन 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गैस का मसला इन्होंने हल नहीं किया। तो मैं इसलिए गुजारिश करता हूं कि इन लोगों को प्लीज ब्लेम गेम से बाहर निकले, जो अपना काम है वो काम सही तरीके से करेंगे तो आसानी हो पाएगी। मैं समझता हूं कोई स्मगलिंग वफाकी इदारों की कनाइवेंस के बगैर हो ही नहीं सकती है, बिकॉज बॉर्डर्स के ऊपर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई है, वो वफाकी इदारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, और सिंध का कोई बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।